प्रिय छात्रों, विज्ञान विषय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वह कहाँ कहाँ से आने की संभावना होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप तैयारी कैसे करें, इन सब के बारे में चर्चा करने इस वीडियो में मैं आया हूँ। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा और उसके आधार पर आप अपना विज्ञान की तैयारी कीजिएगा। विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है वह 20 नंबर का प्रैक्टिकल और 80 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, एग्ज़ाम होता है। तो प्रैक्टिकल का नंबर तो आपके स्कूल से मिलता है, परंतु जो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा वह आपको सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना होगा, उससे नंबर मिलेगा। एक बात दिमाग में रखिएगा कि आपके बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया जाता है, चाहे वह 1 नंबर का हो, चाहे वह 2 नंबर का हो, चाहे वह 5 नंबर का हो, लगभग सभी टॉपिक को कवर किया जाता है। आइए पाठ 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो पाठ 1 में देखेंगे कि सबसे पहले आपका काम है और अभिक्रिया, समीकरण और संतुलन। टॉपिक 1 का इतना काम है। तो टॉपिक 1 में आप लोग तो समीकरणों को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखे होंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि होती है हीट एंड ट्रायल विधि, एवं इसका मतलब हुआ प्रयत्न और भूल विधि। प्रयत्न और भूल विधि के द्वारा हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, याद रखिएगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा यौगिक कौन है, और उस बड़े यौगिक के आधार पर हम लोग धीरे धीरे पहले देखते हैं कि परमाणु किस तरह हैं और परमाणुओं की संख्या को तीर के दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। तो इसको कहते हैं समीकरण संतुलित करना। तो समीकरण संतुलित करना आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगल बगल के किसी छात्र से या किसी शिक्षक से संपर्क करके उसको समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका विज्ञान से जो होता है, इसका मैंने पहले टॉपिक का क्वेश्चन समीकरण को संतुलित करना, यह निश्चित रूप से आता है। ऑब्जेक्टिव में देगा चाहे सब्जेक्टिव में देगा, परंतु देगा ही देगा, इसलिए समीकरण को संतुलित करना समझ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया आपको दे देगा, एक अभिक्रिया देगा और उसमें ऑप्शन देगा 4 गो प्रकार का, और आपको बताना होगा कि वह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसकी भी तैयारी आपको करना है। इसके बाद टॉपिक 3 है विकृत गंधिता और संक्षारण। तो विकृत गंधिता और संक्षारण से जो है बच्चों, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि पाठ 1 से 1 नंबर के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, 2 नंबर के प्रश्न आने की संभावना कम है और 5 नंबर के प्रश्न आने की संभावना नहीं है। आइए पाठ नंबर 2 पर आते हैं। पाठ नंबर 2 में है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें बच्चों आप लोगों को सबसे पहला जो है सूचक से संबंधित क्वेश्चन आएगा। सूचक माने अम्ल की पहचान करते समय नीला लाल हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, चाहे संश्लेषित सूचक, यह सब आता है। तो सूचक के बारे में आप ज़्यादा गहन अध्ययन कर लीजिएगा कि सूचक से संबंधित क्या क्या प्रश्न आएंगे। संश्लेषित सूचक होता है, मानव निर्मित सूचक होता है। आपको सूचक का नाम दे देगा और बताएगा, बताइए यह संश्लेषित सूचक है कि प्राकृतिक सूचक है, तो आपको बताना पड़ेगा। आइए पीएच मान में चलते हैं। पीएच मान में एक आपकी किताब में टेबल दिया हुआ है। यह टेबल आप लोग याद कीजिएगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है, नेटल के डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है। यह अम्ल आप याद कीजिएगा कि किस परिस्थिति में कौन सा अम्ल रहता है। उसके बाद पीएच मान में यह वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आपको कहेगा कि नीचे 4 लिक्विड का पीएच मान दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन अम्ल है, चाहे किसकी अम्लीय प्रबलता ज़्यादा है, कि किसकी क्षारीय प्रबलता ज़्यादा है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि 7 उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्ल होता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे अम्लता बढ़ती जाती है। 7 से जो ज़्यादा होता है वह क्षार होता है। जैसे जैसे
पीएच मान बढ़ता है वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब अगला है लवण परिवार। तो इसमें आपको 4 गो यौगिक का अध्ययन कराया गया है, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस पार्ट से के इस टॉपिक से 5 नंबर का प्रश्न आने का संभावना रहता है। ये 4 गो जो यौगिक है, ये चारों यौगिक को याद कर लीजिएगा। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से तो कोई एक यौगिक दे देगा, कहेगा इसका वर्णन करें, तो आपको वह 5 नंबर में लिखना होगा। यदि 5 नंबर में नहीं आता है तो यह 2 नंबर में आता है। तो इस मैंने टॉपिक से निश्चित रूप से 4 गो यौगिक में से किसी न किसी यौगिक पर प्रश्न जरूर पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी। पार्ट 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पार्ट 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या नाम है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया से क्वेश्चन पूछता है। एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों? तो एक्वारेजिया 2 अम्लों का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? HCl का और नाइट्रिक अम्ल का, माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में रहता है, माने 3:1 में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। इसको रॉयल जल भी कहते हैं। यह सोना को गला देता है, या प्लेटिनम को गला देता है, या चांदी को गलाने की क्षमता रखता है। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तो निश्चित रूप से एक्वारेजिया के बारे में पूछा जाएगा। एक्वारेजिया पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद धातु अधातु। धातु अधातु का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है जी? वह ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित कर, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उपधातु, उपधातु को आप लोग याद कर लीजिएगा, उपधातु कौन कौन है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि मरकरी जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। आयोडीन जो है वह अधातु चमकीले नहीं होते, पर आयोडीन चमकीला होता है। अधातु कार्बन विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट सुचालक होता है। यह वाला जो टॉपिक जो दिया है अपवाद धातु अधातु में, यह उभयधर्मी ऑक्साइड और एक्वारेजिया, यह इंपॉर्टेंट बात होता है जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस पर आप लोग अपना अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है पाठ, इसमें धातु की प्राप्ति में आता है भर्जन और निस्तापन। भर्जन और निस्तापन पर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने का उम्मीद रहता है कि भर्जन निस्तापन का परिभाषा दे देगा, चाहे इसमें विद्युत अपघटन का परिभाषा दे देगा। विद्युत अपघटन मैंने विद्युत परिष्करण के बारे में आपको बताना होगा, चाहे भर्जन निस्तापन के बारे में बताना होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होती है। तो भर्जन निस्तापन समझ लीजिएगा। भर्जन माने जैसे हम लोग घुंसारे में भूंजा भूंजते हैं ना, उसी तरह अयस्कों का जो समृद्धिकरण करने के बाद उनको गर्म कर दिया जाता है तो वह भर्जन हो जाता है। फिर निस्तापन होता है, तो किसको किस तरह गर्म किया जाता है, किसको वायु की अनुपस्थिति में, किसको वायु की उपस्थिति में, ये दोनों का अंतर आपको लिखवा करके बहुत सुंदर तरीका से इसका फेयर आपको बनवाया गया है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1 नंबर का प्रश्न बनता है मिश्र धातु से। मिश्र धातु, 2 धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा किससे बनता है, आपको पारद का मिश्र धातु क्या है, यह सब जो है अमलगम मिश्र धातु, यह सब आपको लिखवाया गया है। फिर आप खोल के देखिए, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न निकलता है टॉपिक 5 से, तीसरे के 5 से। चलिए अब आते हैं हम लोग पार्ट 4 में। पार्ट 4 है कार्बन। कार्बन में जो आपको यौगिक बनाया गया है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब पर तो प्रश्न निश्चित रूप से हो सकता है कि यह 5 नंबर में भी दे दे। 5 को दे देगा तो 5 नंबर का हो जाएगा, नहीं देता है तो 2 नंबर में, 1 नंबर में निश्चित रूप से यौगिक पर प्रश्न रहेगा ही रहेगा। यौगिक पर केवल 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, चाहे वो 1 नंबर का दे, चाहे 2 नंबर का दे, चाहे 5 नंबर का दे, निश्चित रूप से रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका जो और आता है समावयवता। इधर तो जो क्वेश्चन, इधर कोई खास क्वेश्चन नहीं है, परंतु आता है फिर समावयवता। याद रखिएगा, सजातीय श्रेणी याद रखिएगा, समावयवता याद रख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद आता है चैन कंपाउंड, चैन नहीं ना, उसको श्रृंखला चक्रीय कार्बन यौगिक,
चक्रीय कार्बन यौगिक आता है जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। 1 नंबर में यह पूछने की संभावना रहती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको वह यौगिक दे करके नाम पूछेगा, नाम दे करके यौगिक पूछेगा। यह सब आपको, आपका पकड़ इस पर रहना चाहिए। इसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। मिसेल याद कर लीजिएगा। मिसेल क्या होता है? तो साबुन के टॉपिक से संबंधित मिसेल का टॉपिक है कि जो साबुन के जो अणु होते हैं एक नई संरचना बना लेते हैं, मैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनका जो पॉजिटिव माने सोडियम आयन जो होता है वो बाहर की ओर होता है, नेगेटिव वाला जो होता है पुश जो होता है वो अंदर की ओर होता है। इस तरह एक संरचना बनता है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तो मिसेल पर आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पाठ 5 पर। पाठ 5 से 1 नंबर का ही प्रश्न पूछता है, इससे 2 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रहती है। तो पाठ 5 में बच्चों जैसे आपको यह वाला बात बताया गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। जैसे आपको दे दिया सोडियम किस वर्ग में है, किस आवर्त में है। हैलोजन ग्रुप क्या होता है? तो हैलोजन ग्रुप जो ग्रुप 17 में जितने भी तत्व हैं वो हैलोजन ग्रुप में कहलाते हैं। क्षार मृदा वाले कौन होते हैं? तो क्षार ग्रुप 1 वाले क्षार मृदा वाले ग्रुप होते हैं। एक होता है निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस। यह ग्रुप 18 में जितने भी तत्व हैं ग्रुप 18 में वो सब नोबल गैस, निष्क्रिय गैस हैं। ग्रुप 17 में हैलोजन गैस है और ग्रुप 1 में जो है उसको मृदा क्षार धातु कहा जाता है। तो इस तरह से आपको नाम के आधार पर ग्रुप को याद कर लेना है। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता किधर बढ़ती है, किधर घटती है, धातुई गुण किधर बढ़ता है, किधर घटता है, विद्युत धनात्मकता किधर बढ़ता है, किधर घटता है, यह याद कर लेना है। यह आपको बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से लिखाया गया है। तो पाठ 5 से बच्चों 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको 1 नंबर के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। इस तरह से आपको हमने पूरा केमिस्ट्री में किस तरह से तैयारी करना है कि 1 नंबर क्वेश्चन कहाँ से, 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ से, 5 नंबर। देखिए आप अब तक तो फेयर नहीं याद किए होंगे, ऐसा तो है नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब तक आप फेयर याद कर लिए होंगे। बस आपको हम केवल यह बताने की प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस तरह के आने की संभावना होती है। और इस तरह से बच्चों आप अपना तैयारी करिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि केमिस्ट्री की तैयारी आप बढ़िया से कर रहे होंगे और जो हमने आपको हिंट्स दिया इसके आधार पर 5 नंबर की तैयारी कहाँ करना है, 1 नंबर की तैयारी कहाँ करना है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमारा वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। हम जिस तरह सुझाव दे रहे हैं उस तरह आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। भगवान निश्चित रूप से आपके परफॉर्मेंस से अच्छा नंबर जरूर प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड में बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त करें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।